नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी गढ़वाल दौरा। सीएम ने सिद्धबली हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने लोगों की सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के कुर्द्वार में मशहूर सिद्धबली हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है पूजा अर्चना के बाद, और राज्य और यहां के लोगों की सुख समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धबली हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। पौड़ी गढ़वाल पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रार्थना की और लोगों की सुख समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिद्धबली हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल दौरे पर है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लोगों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की, प्रार्थना की। पौड़ी गढ़वाल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धबली हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल रविवार को संसद में होगा आम बजट पेश। हरिद्वार में बजट से व्यापारियों को कोई भी उम्मीद नहीं है। व्यापारियों में बजट को लेकर मायूसी का माहौल है। आम जनता को बजट से आर्थिक राहत की उम्मीद है। वही बता दें आपको, कल रविवार को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा और यह आम बजट मोदी सरकार का 11वां और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है। एक और जहां इस बजट को लेकर बड़े व्यापारियों में उम्मीद जगी है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के आम व्यापारी इस बजट से कोई भी उम्मीद नहीं रखते हैं। व्यापारियों का कहना है कि मोदी सरकार के आम बजट से उन्हें हमेशा मायूसी ही हाथ लगी है। इसको लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता विश्वास सैनी ने आम व्यापारियों से बजट को लेकर चर्चा की। क्या कुछ कहा व्यापारियों ने, आइए जानते हैं। जी, जिस तरीके से अभी आम बजट पेश होने जा रहा है मोदी सरकार का, अभी संसद में आम बजट पेश होगा, तो उसको लेकर किस तरीके की आप लोगों को उम्मीदें हैं सरकार से कि क्या कुछ आम व्यापारियों के लिए रहना चाहिए? देखिए साहब, वैसे तो हमारी याददाश्त में मैं समझता हूँ पता नहीं हमने कितनी बाइट दे दी होगी आपके माध्यम से, लेकिन आज तक हमें तो ऐसी कोई गवर्नमेंट मिली नहीं है जिनने आम आदमी, आम दुकानदार और जो नीचे होते हैं, नीचे वाले व्यापारियों के लिए कोई चीज़ आज तक तो हमने देखी नहीं कि कोई सोच के उन्होंने करी होगी कि व्यापार में हमारे बढ़ोतरी हो। हमारा तो व्यापार घटता ही जा रहा है, चाहे वो किसी प्रकार का भी बजट निकाले। मुझे तो इस कुछ भी उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि जो उम्मीदें हैं इन्हें उद्योगपतियों को मिलती है, हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें 0/0 होती है। मुझे सरकार से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों को ही फायदा देती है, आम जनता के लिए कुछ नहीं सोचती है सरकार। आम जनता के लिए तो हर तरह से जनता त्रस्त है। इससे पहले भी कई बजट आए हैं, जनता ने आम जनता के लिए कुछ नहीं रखा, उसमें सिर्फ पूंजीपतियों के लिए रखा जाता है। कि दाम कम से कम होना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए। पहले सब्सिडी भी आता था, अब सब्सिडी भी बंद हो गया है। या देखिए, अभी जो लोग हैं आम बजट से जरूर कहीं ना कहीं अब तक जो बजट पेश किया गया उसको लेकर मायूसी जरूर हाथ लगी है इनके, कि आम व्यापारी भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार से ये कहे कि हमें सरकार ने जो कुछ दिया वो काफी है। अपने सहयोगी के साथ मैं विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। बजट को लेकर के यही है भाई जी कि मतलब आम जनता को बहुत भारी नुकसान होता है, खास करके घर की लेडीजों के लिए। घर की लेडीजों को किस तरह से नुकसान? जैसे ऊपर से गैस पे पहले 500 रुपए का सिलेंडर था, अब 1000 रुपए का, ऊपर से सब्सिडी भी खत्म कर दी। तो मतलब इसमें बहुत दिक्कत है, लेडीजों को घर चलाने में बहुत दिक्कत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश से लंगूर, बंदर और भालू पकड़कर उत्तराखंड के जंगलों में छोड़ा जा रहा है, जिससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड की जंगलों के इकोसिस्टम
के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसका नतीजा मानव जीव संघर्ष में बढ़ोतरी होने से आम जनता को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड वन विभाग के हाफ RK मिश्रा और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इस बात का खंडन किया है कि नरेश बंसल ने कहा कि हरीश रावत को तथ्यहीन आरोप नहीं लगाने चाहिए। सोशल मीडिया के जमाने में यह संभव नहीं है। अगर उनके पास कोई तथ्य है तो इस पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। वहीं RK मिश्रा ने बताया कि 1-2 घटना के अलावा शायद यह संभव नहीं है कि दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड में जानवर छोड़े जा सके। भालू जिस आकार के हैं, सामान्यतः उत्तराखंड के गाँव में इस आकार के भालू नहीं होते। पर्वतीय क्षेत्रों के भालुओं के बाल बड़े होते हैं, इनके बाल बहुत छोटे हैं और ये हिंसक स्वभाव के हैं। जो हिंसक स्वभाव जो है भालू नहीं तो जानवरों पर अटैक नहीं करता था, ये जानवरों पर भी अटैक कर रहे हैं जो है। तो एक दूसरा जो है ऐसा लग रहा है कि भालू भी और बंदर और लंगूर जो है बड़ी संख्या में यहाँ फिर जो है बाहर से आ रहे हैं और यहाँ के जंगलों में छोड़े जा रहे हैं। उससे यहाँ के लोगों की आजीविका पर और यहाँ के लोगों के जीवन पर बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। बोल दिया कि हास्यास्पद है। देखिए ऐसा ना, हम इंडिया में हैं, कोई भी स्टेट दूसरा स्टेट को अपना प्रॉब्लम शिफ्ट नहीं करते जितना मैं जानता हूँ। जहाँ तक वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, कोई ऐसा कोई बड़ा गाड़ी में लाके जानवर को ऐसे छोड़ देगा और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा लोग भी लगातार पेट्रोलिंग में रहते हैं, पुलिस वाले भी हमारे बहुत अच्छे हमारे साथ सहयोग में काम होता है। लेकिन भालू को तो नहीं पता ना कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बीच में जो गन्ने का खेत है वो कहाँ उत्तर प्रदेश खत्म हुआ, कहाँ से उत्तराखंड शुरू हुआ। वो इक्का दुक्का आ सकता है, बट ऐसा ऑर्गेनाइज्ड रूप में कि वहाँ से लाके यहाँ पर छोड़ दें। देखिए, किसी भी दल का जनप्रतिनिधि हो और हरीश रावत जी जैसे बड़े नेता जो स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र की सरकार में रहे हैं, बिना तथ्यों के ऐसे आरोप लगाएं तो मुझे लगता है कि मुझे बड़ा कष्ट होता है। रुड़की के माधोपुर हजरतपुर गांव में आयोजित ग्राम पंचायत की खुली बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब ग्राम प्रधान पर लगे आरोपों को लेकर बैठक में हंगामे की स्थिति बन गई। बैठक के दौरान जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे और ब्लॉक अधिकारियों से मिलीभगत के आरोप भी सामने आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना रहा, जिसको लेकर वीडियो सुमन कोटियाल ने बताया कि बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई थी और जांच प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है। वहीं ग्राम प्रधान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि खुली बैठक में कोरम पूरा करने पर ही विकास कार्य किए जाते हैं और अब सवाल यह है कि ग्राम प्रधान पर लगे आरोपों की जांच किस हद तक निष्पक्ष और पारदर्शी हो पाएगी। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो है माधोपुर में 30 तारीख को जो है वहाँ बैठक का आयोजन किया गया था और वहाँ बैठक जो है सफलतापूर्वक जो है संपन्न हो गया है और जितनी भी जो है ग्राम पंचायत से जो भी कार्रवाई जो है लिखी जा रही थी उनके द्वारा अवगत कराया गया था, बताया गया था ग्राम आयुक्त के द्वारा, वो जो है कार्य योजना में सम्मिलित कर दिया गया। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। धामी सरकार के मंत्रिमंडल में 5 सीटें खाली हैं। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर निशाना साधा है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, सरकार ने पूरे कार्यकाल में सिर्फ आश्वासन दिए। कांग्रेस की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि अब खुद सत्ताधारी दल के विधायक भी कैबिनेट विस्तार को लेकर दावे करने लगे हैं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर निशाना साध रहा है। फिलहाल धामी सरकार के मंत्रिमंडल में 5 मंत्री पद खाली है और लंबे समय से इन पदों को भरने की मांग उठती रही है। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी विधायकों की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। जागेश्वर से बीजेपी विधायक मोहन सिंह मारा का कहना है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। हालांकि उनका मानना है कि सरकार का कार्यकाल अब सीमित समय का बचा है। वहीं कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता
सुजाता पॉल का कहना है कि सरकार ने पूरे कार्यकाल में प्रदेश की जनता को सिर्फ आश्वासन ही दिए हैं। कांग्रेस ने विस्तार होना चाहिए, इस संबंध में ज़्यादा ने मुझे जानकारी है और मैं ज़्यादा इसमें बोल भी नहीं सकता हूँ। आपको लगता है लेकिन कैबिनेट विस्तार होना चाहिए? नहीं, होना भी चाहिए, होगा भी, मुझे लगता है होगा भी। अब कार्यकाल बहुत कम है। हाँ। और मेरे ख्याल से जो अटकलें लगी हैं बहुत जल्दी होगा वाला विषय चला है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की ही सरकार है, अकेले उन्हीं की सरकार है, क्योंकि उन्हें कैबिनेट की जरूरत नहीं होती है। पहले भी तो 4 पद खाली थे, फिर प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा, 5 पद खाली, लेकिन वो इसे अगर इन पदों को नहीं भरते और अब जाके भरेंगे भी तो उसका होगा क्या फायदा, ये बताए मुख्यमंत्री जी। क्योंकि जो योजनाएं धरातल पे उतरनी चाहिए थी, जो मंत्रियों को अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। इसलिए कुछ ही समय के बाद हम जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा, काम कुछ होना नहीं है, केवल नाम के लिए अपने लोगों को अगर इन्होंने रेवड़ियां बांटनी है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार होना है। उत्तराखंड में 18 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। हरिद्वार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली। एएसपी विवेक कुमार को मिली एसटीएफ की जिम्मेदारी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, उत्तराखंड में कई पुलिस ऑफिसरों का तबादला हुआ है। सीओ नरेंद्र पंत को एसपी क्षेत्रीय अभिसूचना हल्द्वानी भेजा गया है। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, और जहां प्रदेश में 18 पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिए गए हैं, वहीं हरिद्वार और रुड़की पुलिस व्यवस्था पर असर डालने वाले इस फैसले में 2 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं। आपको बता दें, हरिद्वार में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार को अब राज्य स्तरीय एसटीएफ की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं हरिद्वार में लंबे समय से सक्रिय सीओ नरेंद्र पंत को पुलिस अधीक्षक अधिसूचना हल्द्वानी भेजा गया है, और इन तबादलों को हरिद्वार रुड़की क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति और आगामी चुनौतियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ये बड़ा उलटफेर उत्तराखंड में देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ये एसटीएफ की जिम्मेदारी मिली है एएसपी को, सीओ नरेंद्र पंत को एसपी अधिसूचना हल्द्वानी भेजा गया है। उत्तराखंड में 18 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, ये उत्तराखंड प्रशासनिक में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। 2 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली है और उन्हें बड़ा पद दिया गया है। रुड़की के मंगलोर कोतवाली में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती को लेकर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के सामाजिक प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और रविदास जयंती से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आगामी रविदास जयंती को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में खत्म कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, और इसी क्रम में कोतवाली मंगलौर में आयोजित इस बैठक में पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गुरु रविदास जयंती को शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए और किसी भी तरह के उपद्रव का या फिर अफवाहों से दूर रहा जाए। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि रविदास जयंती समिति के पदाधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, ताकि शोभा यात्रा और कई कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से खत्म कराया जा सके। विदित है कि 1 फरवरी 2026 को आगे आगामी 1-2 दिनों में अन्य यात्राएं भी रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो की जा रही हैं, उसी के संबंध में गोष्ठी जो है वो हमारे द्वारा आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान और जो संबंधित रविदास जयंती कमेटी से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने प्रतिभाग किया और संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाने और उससे संबंधित अगर कोई समस्या है उसके बारे में बताने के लिए जो है निर्देश निर्गत किए। जो भी परमिशन जो आपके द्वारा दी गई है उन्हीं के आधार पर जो है इस बात को असेस किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चीजें हों और उसी आधार पर जो परमिशन दी जाएगी। आज कोतवाली में रविदास जयंती के ही उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें आज क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति और गांव के जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित रहे। उसमें इंस्पेक्टर साहब ने सभी को यह निर्देश दिया कि जैसे हम सभी त्योहारों को बड़े उल्लास के साथ मनाते, उसी तरह से संत शिरोमणि रविदास जयंती को भी उसी तरह से मनाए।
खबरों में आगे बात करेंगे। सचिव लोक निर्माण पंकज पांडे ने अपने चंपावत दौरे के दौरान एनएच के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन चंपावत बाईपास और स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव पंकज पांडे ने एनएच के अधिशासी अभियंता दीपक जोशी को चंपावत बाईपास मार्ग को 2 साल में पूरा करने और स्वाला डेंजर जोन को मार्च 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी अनुराग आर्या और अधिशासी अभियंता दीपक जोशी सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कार्यकारिणी भी मौजूद रहे। आदरणीय सचिव महोदय द्वारा हमको ये निर्देश दिए गए कि जो हमारा चंपावत बाईपास का कार्य भी गतिमान हो रहा है, उनका कहना यह है कि आप इसको जल्दी से जल्दी मशीनरी बढ़ा के और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए। तो लगभग 2 साल का टाइम पीरियड इस कार्य के लिए है, तो उन्होंने कहा इसको 1.5 साल के अंदर आप कंप्लीट कराइए, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोहाघाट की टीम लगातार लगी हुई है। इसके अलावा सचिव महोदय द्वारा स्वाला में भी उपचार के कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिसमें हिल साइड में और वैली साइड दोनों तरफ को उन्होंने निर्देश दिए कि इसको आप मार्च तक किसी भी हालत में कंप्लीट कराइए। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने रात्रिकालीन चेक इन अभियान चलाया, जहां ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सख्त शिकंजा कसा गया। बता दें आपको, एआरटीओ नेहा झा के नेतृत्व में विशेष चेक इन अभियान चलाया गया और इस दौरान लकड़ी से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा। दरअसल हरिद्वार में सड़क सुरक्षा सप्ताह का अभियान जारी है और इसके चलते परिवहन विभाग समय समय पर चेकिंग की कार्रवाई कर रहा है, जिसमें से कुल 23 वाहनों के चालान काटे गए, जबकि 17 वाहनों को गंभीर उल्लंघन पर सीज कर लिया गया। बता दें आपको, इलाके में अवैध पेड़ कटाई और ओवरलोडिंग से लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी, जो यातायात नियमों की खुले अपमान का सबूत है। आरटीओ इन्फोर्समेंट के द्वारा नाइट चेकिंग की गई, जिसमें उनके द्वारा 23 चालान किए हैं, जिसमें से कि 17 गाड़ियों को सीज किया गया है और उसमें से 8 गाड़ियाँ जो थी वो ओवरलोड में सीज हुई हैं और जिसमें से कि 4 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं और 1 कार किया गया है। ये 4 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जिनमें कुछ लकड़ियों का परिवहन किया जा रहा था, जो कि ओवरलोड भी थी और इसलिए उनको सीज किया गया, और एक कार कैरियर थी जिसका बॉडी टाइप कार कैरियर नहीं था, इसलिए उसको मॉडिफिकेशन के ऑफेंस। हरिद्वार में पुलिस ने गौकशी तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, जहां गौकशी की सूचना पर पुलिस ने तस्करी करते हुए महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से भारी मात्रा में संदिग्ध गौमांस भी बरामद किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला बहादुराबाद थाना क्षेत्र का है। देहरादून के डोईवाला में दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और तस्करी में इस्तेमाल किए गए लोडर वाहन को भी सीज कर दिया है। वहीं बरामद अवैध शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल आरोपी लोडर वाहन से शराब की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। और डोईवाला में दून पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में अवैध शराब पुलिस ने बरामद किया है और इसके साथ ही डोईवाला में दून पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जिन 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है उन तस्करों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें आपको, भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद किया गया है। डोईवाला में दून पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इन तस्करों को जेल भेज दिया गया है और भारी मात्रा में इनसे अवैध शराब भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। चक्राता के गमरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब देवदार की लकड़ी से बने एक 3 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और भीषण आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी का मकान होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है।
चक्राता से खबर है, जहां आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। लकड़ी से बने एक मकान में भीषण आग लग गई और हम आपको ये टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग इतनी भयानक है कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वहाँ मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल हो गया और फिलहाल आग के चपेट में आने से सारा घर जलकर राख हो गया और साथ ही घर में रखे सामान भी जलकर राख हो गए। जो यहाँ था उससे आग लग गई। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।